नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है हम एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को देखते हुए हमारी जो सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, उसी को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि हम बात कम करते हैं और काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार इस सीरीज को भी हम आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। बाबर ने तुझो के बाबरी को किस भाषा में लिखा था? को किस भाषा में लिखा था? तो ये जो बाबर ने तुझो के बाबरी जो उनकी आत्मकथा है उसको लिखा था कौन सी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। ठीक है, तो जो बाबर की भाषा थी वो कौन सी हो जाएगी? तुर्की भाषा हो जाएगी। ठीक है, तुझो के बाबरी को किस भाषा में लिखा है? तुर्की में। ठीक है, बाबर ने शासनकाल कब चालू करा था अपना? तो करा था ये 1526 से 1530 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े हैं, है ना। तो 4 युद्ध में हम देखते हैं पहला युद्ध 1526, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पानीपत का। ठीक है, दूसरा युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध है ना। इसके बाद है दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध होता है 1528 चंदेरी का युद्ध। कहाँ का युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और चौथा युद्ध होता है कहाँ का? तो 1529 में। 1529 में जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध कहा जाता है। तो ये 4 युद्ध अपने जीवन काल में बाबर ने लड़े हैं भारत में। ठीक है, हम भारत की बात करते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होने से लेकर तो उसके जीवन काल तक, बाबर के जीवन काल तक की बात हो रही है। ठीक है, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो चारों युद्ध में एक तरफ तो बाबर रहने ही वाला है, तो दूसरी तरफ कौन रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा इब्राहिम लोदी। और चारों में कौन जीतता है? बाबर ही जीतता है, इब्राहिम लोदी। दूसरा होता है 1527 खानवा। यहाँ पर कौन होते हैं? राणा सांगा जी, राणा सांगा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध मेदनी राय। और यहाँ पर महमूद लोदी। जो कौन था? तो जो था आपका इब्राहिम लोदी का भाई, या फिर अफगानों के बीच में। तो बाबर के ये 4 युद्ध हैं। ठीक है, बाबर की जो कब्र है वो कहाँ पर है? काबुल में। ठीक है, कहाँ पर है? काबुल में। पहले इन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के निकट आराम बाग में। कहाँ पर? आराम बाग, जो कहाँ पर आता है? आगरा के निकट आता है। तो आगरा के निकट आराम बाग को प्रारंभ में किसको दफनाया गया था? बाबर को दफनाया गया था। और बाद में कहाँ पर दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। और बाबर का जो पुत्र था वो कौन था? हुमायूं था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। किससे? मोहिनी अट्टम से। और ये कहाँ का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम। कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। किस राज्य का होता है? केरल का होता है। तो कल्याणी अम्मा का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से, केरल में होता है। और ये किसकी कहानी पर चलता है? तो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार या मोहिनी रूप को के बारे में ये दर्शाता है। ठीक है, अगला क्या है? पाकिस्तान की अधिकांश आबादी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पाकिस्तान की जो अधिकांश आबादी है मुस्लिम वर्ग है। जो धर्म है उनका मुस्लिम है। और मुस्लिम में भी जो शिया और सुन्नी चलते हैं उसमें से सुन्नी वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से? सुन्नी वर्ग से संबंधित है। इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा प्रिय पड़ोसी है। हालांकि फिर भी देख लेते हैं हम कि पाकिस्तान से भारत की सीमा लगती है। तो कितने राज्य आते हैं इसमें? तो पहला आता है गुजरात, है ना। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश किससे सीमा लगाते हैं? हमारे प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान जैसे देश के बारे में, है ना। हालांकि प्रिय पड़ोसी बोलते ज़रूर है,
किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक, ठीक है, लिखी, जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभाव का वर्णन करती है, ठीक है। तो इसकी जो लेखक है वो कौन है, तो वो है उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया जी इसकी क्या है, लेखक है। और भारत का विभाजन सभी को याद है, अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को ये पटकथा लिखी गई थी या अपने रूप में आ गई थी, ठीक है। अगले की बात करते हैं। और 14 अगस्त को कौन सा दिवस घोषित किया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो भारत का जो विभाजन होता है वो कब होता है, 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों के रूप में होता है, ठीक है। और किस योजना के आधार पर होता है, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर होता है, ठीक है। बढ़ते अगले की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ये था 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक इसके शासनकाल की अवधि थी और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। और 1303 में इसने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसी ने काय की उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी की उपाधि भी किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और क्या कहते हैं, और मलिक काफूर भी किसका सेनापति था, तो मलिक काफूर भी अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था। किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था। अगले की ओर बढ़ते हैं। भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में किस स्थान का तापमान सबसे कम होता है, तो सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा द्रास। एक जगह आती है जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में। जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में हम भारत में 3 श्रेणी को पढ़ते हैं और चौथी श्रेणी पढ़ते हैं हम कहाँ पर, तिब्बत में, जिसका नाम होता है कैलाश। तो एक होती है काराकोरम, एक होती है लद्दाख और एक होती है जास्कर। तो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत एक शहर स्थित है जिसका नाम क्या है, द्रास, जो भारत का सबसे ठंडा स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत का सबसे ठंडा स्थल माना जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले की ओर। क्या कहता है, सांची स्तूप किस राजवंश के शासनकाल में के दौरान बनाया गया था, तो ये मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के शासन काल में बना था। कौन से में, मौर्यों के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। सांची स्तूप कहाँ पर आता है, तो सांची स्तूप आता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के सांची में। और जो किस जिले में आता है, रायसेन जिले में आता है, रायसेन जिले में आता है। और इस सांची के स्तूप को कब, 1989 में क्या करा था, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांची के स्तूपों को कब शामिल किया गया है, तो ये किया गया है 1989 में या 1989 में इसे शामिल किया गया है। और मौर्य वंश के किस शासक के काल में, तो वो भी हम देखते हैं, अशोक। इसका जो सही आंसर है वो किसके काल में आएगा, तो अशोक के काल में आता है। और ये किस शहर के सबसे पास में स्थित है, तो विदिशा के सबसे पास में स्थित है। जिला इसका रायसेन आता है, ठीक है। जिला इसका क्या आता है, रायसेन आता है। एनटीपीसी ने इससे क्वेश्चन बना था कि सांची का स्तूप निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे पास में स्थित है। ऑप्शन वहां पर विदिशा ना था, वहां पर ऑप्शन था भोपाल। तो उसका जो सही आंसर था वो क्या रहता उस ऑप्शन के हिसाब से, तो उसका उस समय जो सही आंसर था वो क्या था, भोपाल था, ठीक है। तो सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी, जनरल टेलर ने, ठीक है। और सांची के स्तूप किस नोट पर देखने को मिलते हैं, तो 200 के नोट पर देखने को मिलते हैं। जो हमारा नया वाला 200 का नोट है उस पर आपके क्या देखने को मिलते हैं, सांची के स्तूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, कला संस्कृति को लेकर हमेशा से ही क्वेश्चन बना है, बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है ये एसएससी का। तो कितनी है, कुल संख्या 8 है। कितनी है, कुल संख्या 8 है। अब ये 8 नृत्य कौन कौन से, ये इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
और सबसे अंतिम वाला कौन सा है उसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही देना है, ठीक है। उसका मैं राज्य बता देता हूँ, असम में आता है वो, तो उसका आंसर आपको बताना है कौन सा है। जो सबसे बाद में जोड़ा गया है 8वें नंबर का, उसका नाम आपको बताना है। राज्य का नाम मैं बता रहा हूँ, असम में असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले की बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ठीक है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर भी किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर, राष्ट्रपिता के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को संबोधित किया था। और कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे हैं ये? तो इन्होंने अध्यक्षता की है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। और कौन सा एक और अधिवेशन इनके नाम से आता है? तो 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा आता है गुजरात में और त्रिपुरा आता है त्रिपुरी आता है मध्य प्रदेश, जबलपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ कहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसमें थोड़ा सा विवाद हो जाता है, ठीक है, गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में। और उसी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, कांग्रेस छोड़ देते हैं और एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में भी मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में अगर क्वेश्चन बनता है कि गणगौर कहाँ का है, तो ये है निमाड़ क्षेत्र का। और राज्य अगर पूछता है तो विशेषकर ये राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रथा या व्यवस्था या प्रणाली प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1793 में, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। ओणम पर्व मनाने के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ओणम कहाँ का है पहले तो ये बताइए। तो ओणम केरल राज्य का एक पर्व है, ठीक है। और यहाँ पर होता है के कोट्टी कोली, ठीक है। के कोट्टी कोली नृत्य यहाँ पर आयोजित होता है, तो विशेष ध्यान देना, अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है ये। ओणम पर्व के दौरान कौन सा नृत्य होता है? तो के कोट्टी कोली नृत्य आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? केरल में होता है। सीधे सीधे भी अगर क्वेश्चन बने के कोट्टी कोली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। किस पर्व के दौरान इसे किया जाता है? तो ओणम पर्व के दौरान किया जाता है। अब ओणम पर्व भी किस राज्य का है? तो ये भी आपका केरल राज्य का ही पर्व है, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी किस राज्य का है? केरल का। कथकली भी कहाँ का? केरल का। कोथू कहाँ का है? केरल का, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? रणजी ट्रॉफी 2022 खेलते हुए प्रथम श्रेणी के अपने पहले मैच में, मतलब डेब्यू मैच में, ठीक है, रणजी ट्रॉफी का डेब्यू मैच या प्रथम श्रेणी का पहला ही मैच, है ना, मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी है। तो रणजी ट्रॉफी में पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये थे आपके साकिबुल गणी। कौन है? गणी भाई। साकिबुल गणी, क्या नाम है? साकिबुल गणी, ठीक है।
300 प्लस रन इन्होंने बनाए थे और अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में या किसी भी प्रथम श्रेणी के पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहला 13 शतक लगाने वाले भारतीय का नाम बताइए, तो वो होगा वीरेंद्र सहवाग। 2 13 शतक लगाने वाले भी कौन है? वीरेंद्र सहवाग है। सहवाग के अलावा इंटरनेशनल मैच में 13 शतक लगाने वाले कौन है? करुण नायर है। भारतीय बल्लेबाजों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो प्रथम श्रेणी में साकिब उल गनी को याद रखना है, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में लगाया। बाकी तो और कई सारे खिलाड़ियों ने 13 शतक लगा रखा है रणजी ट्रॉफी में, लेकिन रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में, अपने पहले ही मैच में साकिब उल गनी, इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मारा था। इसके अलावा एक और कौन आते हैं? तो एक और आते हैं करुण नायर जी, उन्होंने भी 13 शतक अंतर्राष्ट्रीय मैच में मारा है, ठीक है। और दोहरा शतक एक दिवसीय मैच में किसने मारा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? तो वो मारा है सचिन तेंदुलकर ने। और उसके बाद नंबर आता है किसका? तो वीरेंद्र सहवाग का। और 3 दोहरे शतक किसने मारे हैं? तो वो आता है रोहित शर्मा का, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। और ये हमारा एक क्या है? मौलिक अधिकार है। और कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष क्या है? समान है, ठीक है। किसी भी प्रकार का न्याय देने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कानून के समक्ष समानता क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। और ये क्या? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में है। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का था। हरित क्रांति। कौन सा कार्यक्रम था? हरित क्रांति। और कब आती है? अवकाश योजना अवकाश के समय आती है। और इसे लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को जाता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। कौन सा राजवंश है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। तो क्या होता है? नागभट्ट प्रथम किस राजवंश के संस्थापक थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है और अगला? धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। तो धौलावीरा एक हड़प्पा का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में आपका क्या आ जाएगा? धौलावीरा। और ये काय के लिए फेमस है? तो ये अपनी जल संग्रहण प्रणाली के लिए जाना जाता है, ठीक है। काय के लिए जाना जाता है? जल संग्रहण प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसे क्या किया गया है? 2021 में। कब? 2021 में काय में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया है? तो धौलावीरा को। धौलावीरा को अभी कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन के अंतराल में 2 और स्थल आपके यूनेस्को की सूची में शामिल हुए। तो वर्तमान में भारत के कितने हो गए? ये तो था हमारा 40वां। ये कौन सा था? 40वां स्थल। अभी 41वां कौन सा है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और 42वां कौन सा है? तो होयसल मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। होयसल मंदिर समूह जो कर्नाटक में, जो 42वें नंबर के हो जाएंगे। 41वां कौन सा हो जाएगा आपका? तो शांति निकेतन हो जाएगा। 40वां कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। और 39वां रामप्पा। चारों काम के हैं। तो इन 2 से तो क्वेश्चन बन चुका है। रामप्पा से भी 39वें से भी क्वेश्चन बन चुका है, 40वें से भी बन चुका है। अब इसका नंबर है किसका? 41वें और 42वें का। और ये आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में। ये दोनों क्वेश्चन आपके कहाँ पर आ रहे हैं? एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में। दोनों में से किसी एग्जाम में, या फिर हो सकता है कि दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन दोनों बनने वाले हैं। तो विशेष ध्यान देना यहाँ पर।
जो भी देख रहा है इस वीडियो को ये वाले नोट कर लेना। एक तो शांति निकेतन 41वां और होयसल मंदिर 42वें नंबर का। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो भारतीय राज्य में होता है। ये मेरे ख्याल से फिर से आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हमने पहले भी देखा था, तो ध्यान देना, काम की चीज़ है। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है ये, है ना, रिपीट हुआ है। तो रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो भारतीय राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, अगला क्या है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और उसके भी कौन से द्वीप पर? तो दक्षिणी द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? दक्षिणी द्वीप पर। कौन से? दक्षिण द्वीप। और कहाँ पर आता है? अंडमान में। कहाँ पर आता है? अंडमान में। ठीक है, और अंडमान की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या काम की चीज़ है? जारवा जनजाति, ठीक है, शोम्पेन करके एक और जनजाति आती है, और एक सेंटलिज करके जनजाति आती है, सेंट लिज। ठीक है, ये 3 जनजाति आपके काम की है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम चालू किया गया था। इसी के तहत 1973 में क्या आता है? तो टाइगर का लिखा है ये, टाइगर प्रोजेक्ट, जिसके अभी हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 50 वर्ष पूरे हो गए। देखिए आप यहाँ पर 27 और 23, है ना, तो कितने वर्ष पूरे हुए टाइगर प्रोजेक्ट के? 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में। और दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान आता है कर्नाटक का। इसके अलावा हम बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये लागू किए गए थे। ये कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये कुछ अधिनियम है जो पूछे जाते हैं, कई बार रिपीटेड अधिनियम है ये, तो ध्यान रखना। 72 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 73 टाइगर प्रोजेक्ट जिसके 50 वर्ष पूरे हुए, 80 वन संरक्षण अधिनियम, 86 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रसिद्ध भारतीय किशोरी, प्रसिद्ध भारतीय किशोरी नाम क्या है? उन्नति हुड्डा। किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। कौन से? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्या नाम है? उन्नति हुड्डा। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। पूर्वी भाग की बात की जा रही है। किस भाग की बात की जा रही है? पूर्वी भाग की बात की जा रही है। तो पूर्वी भाग में एक पठार आता है जिसका नाम होता है बघेलखंड का पठार, जिसको ही पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड का पठार, जो किस नदी के दक्षिण में आता है? तो सोन नदी के दक्षिण में आता है। आप देखोगे सीधी सिंगरौली वाला जो क्षेत्र होता है, शहडोल, सीधी, सिंगरौली जो जिले होते हैं, वहाँ से सोन नदी बहती है। और उसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। और यही जो पठार है मध्य प्रदेश का, किसके लिए जाना जाता है? तो कोयले के लिए। किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए। सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र, शहडोल वाला क्षेत्र, उमरिया वाला क्षेत्र किस पठार के अंतर्गत आता है? तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। और आप देखोगे सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र,
या कोयला उत्पादन वाला जिला। शहडोल का जो सोहागपुर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सिंगरौली मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे मोटी कोयला परत के लिए जानी जाती है। तो ये जो पठार है किसके लिए फेमस है, तो ये है आपका कोयले के लिए, और सबसे ज़्यादा ताप विद्युत ऊर्जा के लिए। स्वतंत्र भारत में किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया पहला बजट था? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में पहला कागज रहित जो बजट था वो कौन से नंबर का था या किस वर्ष वाला था, तो वो था आपके 2021-22 का बजट। 2021-22 का जो बजट था वो भारत का पहला कागज रहित बजट था। ठीक है, कौन सा भारत का पहला कागज रहित बजट था। ठीक है, ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। 2020 में तो बजट आपका आ चुका था, उसके बाद हमारे यहाँ पर कोरोना आता है, और उसके बाद जो अगला जो बजट आता है 2021 में, तो वो आता है आपका कागज रहित बजट 21 और 22 का, वित्त वर्ष 2021-22 का। नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर के किस राजा ने की थी? तो ये की थी कृष्णदेव राय ने। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, जो किस वंश से संबंधित थे? सुलभ वंश से संबंधित थे। ठीक है, तुलुव वंश से, किस वंश के थे? तुलुव वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो तुलुव वंश के शासक थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगले की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें हमने दो चीज़ और देखी थी। इसमें जो कृष्णदेव राय थे उनके दरबार में 8 लोग रहते थे, जिसमें से एक का नाम मैंने शायद तेनाली रमन बताया था, और जो कृष्णदेव राय थे, ठीक है, क्या थे? कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय ने 2 रचना की थी, एक तो तेलुगु में की थी और एक संस्कृत में की थी। कौन कौन सी मैंने बताई थी उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित थे? ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए ही है, तो इसका जवाब भी कमेंट करके बताना है आप लोगों को, और बताना है कि वीडियो कैसे ही आपको लगी है, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है। ठीक है,